कि 30 दिसंबर 2017 को ये संस्था 1860 के अधीन भारत सरकार समिति के अंतर्गत दिल्ली का कार्यालय से पंजीकृत की गई, जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है। मुख्य उद्देश्यों में से बात करें तो इसका उद्देश्य है कि शिक्षा के स्तर को पूर्णतया प्रयोगात्मक बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के साथ में जोड़ते हुए क्रियाकलाप एक्टिविटी के तौर पर स्कूल कॉलेजों में शामिल कराना। जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि नाम जो संस्था का है वह बहुआयामी शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान रखा गया है, जिसमें शिक्षा के महत्व को आने वाले समय में तकनीकी के महत्व को जो आप देख पा रहे हैं, और अनुसंधान जो भारत सरकार के द्वारा लगातार कम से कम बजट में बड़े से बड़े कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश की जाती रही है। कोई भी शिक्षा तकनीकी अनुसंधान तब तक आपके समक्ष या आम जन के समक्ष नहीं पहुंच सकती जब तक कि उसका प्रकाशन न किया जाए। इसलिए संस्था के माध्यम से जब कोई पंजीकृत कराई जाती है तो उसमें कई सारे उद्देश्य ऑब्जेक्टिव डाले जाते हैं, जिस पर मुख्य उद्देश्य प्रकाशन को लेकर किया गया, पत्रिकाओं का, पत्र का, विभिन्न प्रकार के शोध जर्नल्स आर्टिकल्स का, जिसको लेकर हमारी संस्था अपनी आप सबकी पिछले 4 वर्षों से किसी भी प्रकार की पुस्तक प्रकाशन हाउस के माध्यम से, जो कि इसका एक ब्रांच है, प्रकाशित की जा सकती है। हम लोग उस पुस्तक के लिए निःशुल्क ISBN नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अगर किसी दूसरे पब्लिकेशन हाउस में जाएंगे तो कहेंगे कंटेंट ठीक नहीं है या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन, कई तरीके की नीड होती है, लेकिन आपको इस संस्था में मात्र 100 रुपये जो कि इसका सदस्यता शुल्क रखा जाता है, सारा का सारा काम जो हो सकता है कि कॉपीराइट पेटेंट तक पहुंचाने का काम करे, वो भी 100 रुपये में किया जाता है। ये कुछ बड़े कार्य हैं जो काफी बाहर के जो प्रोफेसर टाइप के लोग हैं या साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। कोई भी पत्रिका अगर प्रकाशित होती है तो RNI के तहत न्यूज रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया से जो हम लोग सूचना प्रसारण मंत्रालय से पंजीकृत कराने के बाद ISSN नंबर लेते हैं, इंटरनेशनल जो है सीरियल नंबर, वह भी हम लोग संस्था के माध्यम से निःशुल्क प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। कई सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए कि कोई भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन के पास इस तरह का कोई पदाधिकार नहीं होता है कि वह ID कार्ड जारी कर सके, और इस बात से हम इत्तेफाक भी रखते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो अपनी पत्रिका चलती है उसका RNI हो गया है, उसी RNI के माध्यम से, जिसका सेम नाम है मल्टी डायमेंशनल न्यूज के नाम से, बहुआयामी समाचार के नाम से, उस पत्रिका के माध्यम से हम लोग पत्रकारों की नियुक्ति करते हैं। और अब कई जनपदों में आगे बढ़ने का कार्य चल रहा है, क्योंकि जो यूथ होता है उसके अंदर बहुत सारी समाज में परिवर्तन लाने की भावनाएं होती हैं। अगर सही समय पर सही मार्गदर्शन नेतृत्व मिल जाए तो बहुत सारे नेतृत्व और बदलाव किए जा सकते हैं। हमने आपके जनपद में जमीन पर उतरकर देखा, कई सारी समस्याएं उठी हुई हैं, मतलब दिखाई देती हैं। मैं यह नहीं कहता कि मैं सब ठीक कर दूंगा, बस आप लोगों के माध्यम से सरकार के कान तक आवाज जरूर पहुंचा सकता हूं कि इस तरीके की समस्याएं हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे व्याख्यान रखने हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि एक दिन में सब कुछ या एक मंच पे सब कुछ साझा कर पाना पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारे साथी और भी हैं। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि वेबसाइट लिखी हुई www.multidpublication.in, वो वेबसाइट हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। आपको कई प्रकार के जो उद्देश्य हैं, एम है, विजन है, मिशन है, वो भली बात वहां पर रखे गए हैं। जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उसकी डिटेल वहां पर डाली गई है। जो सहायता कॉन्टैक्ट नंबर हैं, लैंडलाइन नंबर चल रहे हैं, उसकी डिटेल डाली गई है। एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी जिला जो DM हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो इस संस्था को भली भांति बाखूबी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जिला के LIU की कॉल हमारे पास आती रहती है। इसलिए बहुत ज्यादा लंबी बात ना रखते हुए और भी साथी हम चाहते हैं कि वो खास तौर से फोकस करें हमारे नए बंधुओं के लिए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके की समस्या आती है, उन समस्याओं से बचने के लिए कौन सी गलती नहीं करनी है, इस पर ध्यान आकर्षित कराना है। निवासी हैं और भारतवर्ष लोकतंत्र है। आज़ादी के 77 साल हो गए हैं। सन 47 में देश आज़ाद हुआ था। मेरा अपना मानना है कि अभी तक लोगों को यही नहीं पता है कि हम सरकार हैं या सरकार बनाने वाले हैं। वोट दे करके वो भूल जाते हैं, फिर जो उनके हाकिम हैं वो हाकिम हो जाते हैं और जनता की दशा वही हो जाती है जो अंग्रेजों के ज़माने में थी। तो सबसे बड़ी जो समस्या है कि हमारे कैडर को न किसी ने समझाया और न किसी ने समझने की चेष्टा की। सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि पब्लिक के रूप में, जनता के रूप में हमारी हैसियत क्या है और जिस अधिकारी के सामने हम बैठे हैं उसका प्रोटोकॉल क्या है, हैसियत क्या है। पत्रकार भी एक जनता है। पत्रकार को भारत सरकार ने या किसी सरकार ने कभी संवैधानिक दर्जा आज तक नहीं दिया। जो हम लोग को मान्यता देती है सरकार, उसमें भी लिखा होता है कि इस मान्यता के बारे में ना तो आप बोर्ड लगा सकते हैं, ना आप विजिटिंग कार्ड में लिख सकते हैं। यानी आप हैं भी लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते। मतलब साफ है, सरकार बहुत ताकतवर इस संस्था को नहीं बनाना चाहती। लखीमपुर खीरी के इतिहास में जहाँ तक मुझे मालूम है, आज तक किसी पत्रकार की कोई मदद सरकारी स्तर पर नहीं की गई। यहाँ मर्डर भी हुए हैं, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, लोगों को बड़ी दिक्कतें भी हुई हैं। जैसे CB चौरसिया नामक पत्रकार को निघासन में गोली मार दी गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ शायद 1.25 लाख की चेक आई थी तो उनके परिवार ने वापस कर दिया था कि हम इतने कम अमाउंट की चेक नहीं लेंगे। बड़ा अच्छा पत्रकार था, बड़ा बढ़िया लिखता था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजन से, कुछ पॉलिटिकल दुर्भावना से उसकी हत्या कर दी गई। हम थोड़ा, चूंकि आप लोग सभी नए हैं और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो भारतवर्ष की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं। जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले कुछ अंग्रेजी के बड़े अखबार थे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया आज भी है, पायनियर आज भी है। हिंदी का एक अखबार जो तब से आज़ादी के पहले से लेकर आज तक ठीक ठाक स्थिति में है वो है दैनिक आज। 105 साल हो गए उसको छपते हुए। उसके पहले तमाम सारे अखबार निकले, जैसे उद्दंड भारत से शुरुआत हुई, लेकिन वो बहुत दिन चल नहीं पाया आर्थिक धनाभाव में। लेकिन चूंकि ये जो नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज़, ये जो 3 अखबार थे जिनका प्रकाशन उत्तर प्रदेश में सन 1921 में हुआ, आज़ादी के 26 साल पहले, ये कांग्रेस से जुड़े थे। और कांग्रेस ने सोचा कि इन अखबारों का प्रकाशन किया जाए जिससे कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार हो। और इसकी जड़ तब पड़ी जब फिरोज गांधी नैनी जेल में आज़ादी की लड़ाई में आंदोलन कर रहे थे। 27 में संभवतः, एग्जैक्ट हमें ईयर तो नहीं मालूम है। ये सौभाग्य की बात है कि मेरे नाना जी, जिनके घर हम लोग पैदा हुए, जिनके हम लोग उत्तराधिकारी हैं, वो भी उसी नैनी जेल में आज़ादी की लड़ाई में बंद थे। वो भी 14-15 साल आज़ादी की लड़ाई में जेल में रहे। मेरे मामा भी रहे। मैं नाना के घर ही पैदा हुआ, तो मुझे आज़ादी की लड़ाई के बारे में काफ़ी जानकारी मिली उनसे। तो ये तय हुआ कि कांग्रेस के 3 अखबार निकाले जाएं, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज़ उर्दू में। और तीनों अखबार निकले, बहुत शानदार ढंग से निकले, सन 87 तक चले। आजकल आप सुन रहे होंगे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में राहुल गांधी, सोनिया गांधी फंसे हुए हैं, उस जमानत पर हैं। ये एसोसिएटेड जर्नल्स वही कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज़ का प्रकाशन किया करती थी। ये वही उसी कंपनी का मामला। उसके बाद पायनियर चूंकि आज़ादी के पहले था,
उसने एक हिंदी अखबार निकाल दिया आज़ादी के तुरंत बाद, स्वतंत्र भारत, जो आज भी चल रहा है। तो दोनों अखबार जो थे प्रो, थोड़ा सा एंटी कांग्रेस माने जाते थे। वो 3 अखबार, ये आज़ादी के समय भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। और ये 5 अखबार पे ही पत्रकारिता चल रही थी। यहाँ लखीमपुर खीरी में नेशनल हेराल्ड के पत्रकार, उसमें DS चौहान हुआ करते थे, जो YD कॉलेज में इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। नवजीवन के पत्रकार शांति स्वरूप त्रिपाठी हुआ करते थे, जिनका बेटा आज भी पत्रकार है। और आपके कौमी आवाज़ में रायजादा साहब हुआ करते, जिनके पास चाय पीने के पैसे नहीं थे, लेकिन पत्रकारिता के कारण उनकी पूरे जिले में जबरदस्त हनक थी। आज हम BP रायजादा हसरत आज हमारे बीच नहीं है। स्वतंत्र भारत के जो मैंने देखा है, श्याम बिहारी गुप्ता जी थे, संकटा देवी में रहते थे। तब जो प्रिंटिंग होती थी, एक एक अक्षर उठा के होती थी। यह राम लिखना है तो रा चिपकाया जाएगा, फिर बड़ा आ चिपकाया जाएगा, फिर माँ चिपकाया जाएगा, फिर उसकी प्लेट बनती थी, फिर उसका अखबार बनता था। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि जब 4 लाइन की खबर छपती थी तो जिला प्रशासन कांप जाता था। अगर उसके खिलाफ होती थी, कांप जाता। 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, इससे ज़्यादा खबरें नहीं होती थी। और DM की गाड़ी सीधे श्याम बिहारी गुप्ता के घर रुकती थी, उनको बुलाती थी, उनकी अवभगत करती थी, वो कहती थी थोड़ा ध्यान रखिए। ये पत्रकारिता का सम्मान और भौकाल था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे सामने की बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि आदिकाल की बात है। उसके बाद तो खबरें छपती थी, अमर उजाला आ गया, 94 में हिंदुस्तान आ गया, उसके बाद दैनिक जागरण लखनऊ से आ गया, अखबारों की संख्या बढ़ गई, 20-20 कुबेर टाइम्स आ गए, अच्छा सर्कुलेशन था। राष्ट्रीय सहारा आ गया, बहुत अच्छा सर्कुलेशन था, 7-8 हज़ार कापी शहर में बिकती थी। और वो जो हनक थी, करीब करीब जब खबर छपती थी तो अधिकारी पूछ लेते थे ये क्या छाप दिया, ऐसा कैसे छप गया। और इस समय वर्तमान कोई नहीं कहता क्या छाप दिया, कैसे छाप दिया। अब तो सीधे मुकदमा होता है। जैसे आपने सुना होगा, एक महिला पत्रकार, एक पुरुष पत्रकार ने केवल उत्तर प्रदेश में एक जातिवाद के नाम पर लिख दिया था कि इनकी ज्यादा चल रही है, तो दोनों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है कि अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान की इस धारा में है, उसमें जेल नहीं भेजा जा सकता, उसमें FIR नहीं की जा सकती। लेकिन वही है कि जो सत्ता में है उसको पावर होती है, वो किसी को हैरेस कर सकता है, किसी को तंग कर सकता है। वो हैरेस न करे, तंग न करे, इसीलिए पत्रकार हैं। पत्रकार उन बिंदुओं को उठाएं जिनको लेकर वो हैरेस कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। सड़क बनती है, 2 महीने में टूट जाती है। अभी सड़क बनी लखीमपुर में, आप लोग शायद बाहर के हैं लेकिन कुछ लोग तो यहाँ के होंगे, गांधी विद्यालय चौराहा पर। मेरी गारंटी है 3 महीने वो सड़क टूट जाएगी। मिसराना पुलिस चौकी के पास एक नाला खुदा पड़ा रहा है, 4 महीना अब बना है। अब भी आप संभल के न चले तो उसमें गिर जाएंगे, आप इंजर्ड हो जाए। न जाने कब वो ठीक होगा, भगवान जाने। कितना पैसा खर्च हो गया है, कितना पैसा उसमें लगा है, ये सब खोजने का आपका काम है। फिर आपके खिलाफ पूरा एक जेई खड़ा होगा, वो खड़ा होगा, छोटे मोटे जो इंजीनियर्स खड़े होंगे, साकिबंता खड़े होंगे कि आदमी तो बड़ा गंदा आ गया, ये पता नहीं क्या खोज रहा है। तो जब आप जनहित की बात खोजेंगे तो आप लोगों की आंख में अखरेंगे, ये समझ लीजिए। आप जब कभी कहेंगे फर्जी अस्पताल चल रहा है, तो जो फर्जी अस्पताल चला रहा है, जिसकी 20 लाख की लागत आई है, वो आप उसकी आंखों में अखरेंगे। तो ये एक वास्तव में बड़ा कठिन पेशा तो है, लेकिन ये आदत पड़ जाती है आदमी की, उसको कठिन नहीं लगता। आप चल रहे हैं, आप देखिए कोई बिजली का पोल टूटा है, फोटो खींचिए, डाल दीजिए। पोल टूटा है, गिर सकता है, लोग मर सकते हैं। कोई सड़क पे गड्ढा है, आप उसका फोटो खींचिए, डाल दीजिए। गड्ढा है, कोई मर सकता है, तो बड़ा कठिन काम नहीं है। किसी सरकारी गाड़ी पर मेम साहब जा रही, आप फोटो खींचिए, भेजिए। भाई कैसे? अमेरिका भी लोकतंत्र है। आपके लोग अगर अमेरिका में रहते हो, पूछें, वहाँ ये बदहाली नहीं है जो बदहाली भारतवर्ष में है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ तो कभी राशन पे वोट मिल जाता है, कभी नसबंदी पे वोट मिल जाता है, कभी किसी मुद्दे पर वोट मिल जाता है, कभी किसी मुद्दे पर वोट मिल जाता है। वोट का मुद्दा होना चाहिए कि लड़का 21 साल का हो, उसे रोजगार मिल जाए। जिस माँ बाप ने पैदा किया है वो उसको खिलाता नहीं रहेगा जिंदगी भर, उसको भी उस बच्चे से खाना है। और वो बच्चा तब खिलाएगा जब उस लायक हो जाएगा।
आज उस लायक नहीं हो पा रहा है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, मिल पा रहा है तो संविदा की नौकरी मिल रही है कि जब आप चाहिए ठोकर मार के भगा दीजिए। वो बात नहीं कि आप 60 साल 62 साल काम करें, उसके बाद पेंशन पाएं, पेंशन खत्म हो चुकी, उसके बाद आपका क्या भविष्य होगा। तो ये सब चीजें हैं जिनको बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, अस्पताल चले जाओ दवा नहीं। सवाल इस बात का है, इसके लिए उत्तरदायी तो पत्रकार भी हैं। जहां पत्रकार 4 हुआ करते थे आज 4000 हैं, लेकिन ये सारी असंगतियां क्यों पैदा हो गई, कोई कहने वाला नहीं है। वहां से लोग 12 बजे चले आते हैं, डॉक्टर नर्सिंग होम में आकर ऑपरेशन करते हैं। खोजिए, जाते हुए फोटो खींचिए, वापस होते फोटो खींचिए, तहलका मचा दीजिए। आखिर वो तनख्वाह पाते हैं, उनको सरकार पे देती है, 8 से 2 ड्यूटी होती है, 8 से 2 के बीच में हाउ दे आर रनिंग, वो कैसे जा रहे हैं, कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं, कैसे नर्सिंग एक प्राइवेट नर्सिंग होम को सर्व कर रहे हैं। ये शिक्षा का हाल है। आप चले जाइए, बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं, रंगे पुते हैं, बाहर पत्ती बन गई, फूल बन गई। पत्ती बनने से, फूल बनने से विकास नहीं होगा। ये क्यों फल फूल गए कॉन्वेंट स्कूल इतने बड़े बड़े। एक छोटा सा गांधी विद्यालय हुआ करता था, आज बड़े बड़े 5 स्टार होटल टाइप के स्कूल हो गए, जहाँ 1-1 लाख का सोफा पड़ा है। और हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो हमारे नौनिहाल पढ़ते हैं, वहाँ बैठने की जगह नहीं है, वहाँ गंदगी आखिर क्यों, कहाँ पर जिम्मेदारी, जबकि बेसिक एजुकेशन में सारा पैसा विदेश देता है, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे मिड डे मील हो, चाहे किताबें हो। ऐसा नहीं, उसका पूरा इंटरनेशनल लेवल पर एक सिस्टम बना हुआ है। तो कोई अपनी जेब से नहीं देता है कि किताबें फ्री वितरित नहीं हैं, आपका जो ड्रेस का पैसा उसमें जा रहा है, अकाउंट में जा रहा है। इसका सिस्टम है, हर जगह अवेलेबल है। ये व्यवस्था एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, लेकिन फिर भी रंग रोगन हो गया, विकास हो गया। रंग रोगन से विकास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अभी एक स्कूल है, 144 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, 8 जा रहे हैं। 15 दिन से 8, 9, 10, 11 बच्चे जा रहे हैं। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है। उनकी अटेंडेंस को मैंडेटरी क्यों नहीं किया जाता। अगर वहाँ टीचर की अटेंडेंस मैंडेटरी है तो स्टूडेंट की भी जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी होगी। ये बात बीमार है, वो बीमार है, उसके फादर बीमार हैं, कोई खास बात है वो ना आए, लेकिन जब वो स्वस्थ है तब तो कम से कम आए, पढ़े। कुछ है ही नहीं। अभी अब डेंगू आया, मर गए लोग, कोई इलाज ही नहीं था। अभी कोरोना आया, लोग भागे भागे घूमे, कोई मेदांता जा रहा है, कोई सहारा जा रहा है, कोई पीजीआई जा रहा है, मर के चले आ रहे हैं। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य तो सरकार की लायबिलिटी है, यह आपकी लायबिलिटी नहीं है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सरकार की लायबिलिटी है। तो सरकार अपनी लायबिलिटी का जो निर्वाह नहीं करती, कभी कभी कम करती, उस चीज को उठाना भी आपका काम है। सरकार अपने कार्यों को फोकस करेगी, आप उसकी कमियों को ईमानदारी के साथ फोकस करिए, तो वो भी कहेगी हाँ ये कमी तो हमारी कमी थी। जब आप अच्छी बात कहेंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, प्रेजुडिस नहीं होगा, आपकी हत्या करने का प्लान नहीं करेगा, आपको किडनैप करने का प्लान नहीं करेगा, आपके पैर तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। मुझे एक लंबा अरसा हो गया अधिकारियों से कड़वी बात भी हो जाती है, सब सम्मान करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जनहित में कर रहे हैं, आपको जनहित में काम करना है। हम जनता के हैं, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, प्रजा सरकार बनाती है, प्रजा की सरकार है, प्रजा के लिए है, प्रजा द्वारा है। कहीं कोई अधिकारियों का रोल नहीं, सारा कुछ किया धरा जो है प्रजा का है। आप जिसको वोट दे देंगे सरकार बन जाएगी। कमल को दिया, कमल आ गया, साइकिल को दिया, साइकिल आ गया, पंजे को दिया, पंजा आ गया। रोल किसका है? रोल किसका है? जनता का। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जनता के प्रतिनिधि ठीक है, एमएलए बड़े प्रतिनिधि हैं, वो एक संवैधानिक पार्टी हो गई, एमपी संवैधानिक पार्टी हो गई, लेकिन आपकी उन्हीं के बराबर महत्व रखने वाले प्रतिनिधि हैं। आप जब सोशल मीडिया पे सही बात कहेंगे, सोशल मीडिया की सही बात को हर आदमी गंभीरता से ले गए, आप हाईकोर्ट जाकर के रिट कर सकते हैं, आप हाईकोर्ट जाकर के उसी तरह मामले को उठा सकते हैं। वो आपके सामने चाहे जितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे जितनी बड़ी पर्सनैलिटी क्यों ना हो, तो कोई डर की बात नहीं है। आपके पास संसाधन है, आप उठाइए, आप चीफ जस्टिस साहब उसको लिख दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, ये मामला है, वो संज्ञान लेना ले, ये आपका आउटलुक नहीं है। आपका काम है शिकायत करना, उस पर क्या अमल होता है ये आपका राइट नहीं है। आप 20 खबरें छापते हैं, आपकी एक खबर पर एक्शन हो गया, आपका काम हो गया। आप 20 खबर छाप दें, सब पर एक्शन हो जाए, आप कोई कमिश्नर थोड़ी हैं। आप तो एक एडवाइस कर रहे हैं, मन होगा ध्यान देंगे, मन होगा नहीं ध्यान देंगे, मन होगा बुला के कहेंगे भाई क्यों छाप दिया, बता दो भाई इसलिए छाप दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि संस्था हम पहली बार देख रहे हैं जिसमें केवल अखबार भी निकलेगा, शिक्षा की बात हो रही है,
टेक्निकलिटी की बात हो रही है, अनुसंधान की भी बात हो रही है। तो अच्छा इन्होंने बीड़ा उठाया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आप लोग दिल से लगें, जो मेंबर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आए यहाँ पर, शामिल हों, बातें सुने। संख्या दिन पे दिन बढ़नी चाहिए, संख्या घटनी। होता यह है कि संगठनों में संख्या घटती जाती है, घटते 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 8-10 पर आती है और संस्थाएं मृत प्राय हो जाती हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जितनी आपकी जनशक्ति होगी उतने ही आप मजबूत होंगे। अगर मेरा संगठन है पत्रकारों का, मैं गया हूँ, मैं अकेले हूँ तो वॉइस कम है, मेरे साथ 50 पत्रकार खड़े हैं तो उसकी वॉइस ज़्यादा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोक शक्ति जहाँ नहीं है वो आदमी मरा हुआ है, जहाँ लोक शक्ति है वो आदमी तरावट में है। इसलिए लोक शक्ति के साथ अपने पत्रकार साथियों के साथ 4-4, 5-5, 2-2 का एक ग्रुप बना लीजिए, है, और अपना आराम से काम करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। अपना बिजनेस की सोचिए, 2 पैसा कमाने के भी सोचिए, परिवार की भी सोचिए, ये भी सोचिए कि हमारे परिवार को स्वास्थ्य का व्यवस्था करना है, खाने पीने की व्यवस्था करना है, घर बार की व्यवस्था करना है, वाहन की व्यवस्था करना है, वो भी आप सोचिए। साथ में ये थोड़ा सा सोशल वर्क या समाज सेवा ये भी करिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी आए, उनको भी बिरला जी ने जैसे लोग जो थे मदद की, आर्थिक रूप से सहायता की। इस देश का इतना बड़ा आंदोलन वो चला ले गए। तो ऐसा नहीं केवल आपके त्याग से काम हो जाएगा, त्याग के साथ आर्थिक दम चाहिए। अगर आर्थिक दम नहीं आपके अंदर है तो आपका परिवार भी आपको कोसेगा, आपके रिश्तेदार भी आपको कोसेंगे, आपका समाज भी आपको कोसेगा। ये तो बिल्कुल बेकार हो गया। जैसे पम्मी ने कहा कि पत्रकारिता में जाइए, थोड़ा बहुत विज्ञापन लाइए, थोड़ी बहुत उनकी जो व्यापारी हैं बात करिए, भाई हमें भी कहीं इन्वॉल्व करो, 2 पैसा मिले, 2 पैसा का लाभ। अगर आप कोई FIR देते हैं थाने में तो 14 दिन उसको अधिकार है उसकी जांच करे। 14 दिन तक आप टोक नहीं सकते हैं, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि हमारी FIR नहीं हुई। अब 14 दिन का उसको समय दे दिया गया है, इसलिए समझ लें FIR नहीं होती, ये कोई न्यूज़ नहीं है, उसको 14 दिन का समय है ही है। योगेश वर्मा ने FIR की, उदय सिंह ने FIR की, 14 दिन से वो जांच कर रहा है। जब जांच पूरी हो जाएगी तो उसकी FIR हो जाएगी। कानून कोई बताएगा नहीं किसी को, पत्रकार को कोई बताएगा नहीं, सूचना देगा नहीं। जैसे कल हुआ प्रमुख सचिव आए वेंकटेश्वर लू, कोई सूचना नहीं थी, आने के 1 घंटा पहले आई, आधा घंटे पहले। तो ये प्रमुख सचिव एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है, डिपार्टमेंटल हेड होता है। और कार्यक्रम का भंसड़िया में, भंसड़िया आ जाइए, भंसड़िया आ जाइए फौरन तत्काल। 10 बजे का कार्यक्रम 9:30 इसका विरोध करिए। वेंकटेश्वर लू आ रहे हैं, आ जाइए। कमिश्नर आयुक्त लखनऊ मंडल 15 बार आई हैं, कभी मीडिया से मुखातिब नहीं हुई। ये बात दीगर है कि 2.5 घंटा मीडिया विकास भवन पर खड़ा रहा, 2.5 घंटा, तब वो निकली तब बैठ दी। हम पूरा दिन तपस्या कर डालें तब बैठ लें, ऐसा क्या है भाई? इसके लिए पत्रकारों की मैं आलोचना करता हूँ। ऐसा क्या कमिश्नर बता देंगी? वो लॉ मेकर हैं क्या हैं? मुख्यमंत्री बता सकता है, राज्यपाल बता सकता है, MLA बता सकता है, MP बता सकता है, लेकिन कमिश्नर और DM तो वही बताएंगे जो सरकार आदेश करेगी ये बना दो, वो नई चीज़ नहीं बता पाएंगी। और हमारे पत्रकार भाई बड़े बड़े चैनल्स के वहाँ 2.5 घंटे खड़े रहें, समाज देख रहा, लोग देख रहे हैं, ये पत्रकार खड़े। लोगों ने कहा, अधिकारियों ने कहा खड़े तो रहे, बाइक तो ली, उन्होंने 2.5 घंटा खड़े रहे, तो बोले तो बड़ी दयनीय स्थिति है। मुझे कहने में कोई संशय नहीं है। अभी उस दिन वन मंत्री आए थे, पम्मी भी थे, प्रमुख सचिव वन भी आए थे। जब भेड़िया का कांड हुआ था बहराइच में, तो मुख्यमंत्री जी ने उनको भेजा था कि वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। पम्मी जैसे लोग पहुँच गए, 20 मिनट बैठ ली, और हम लोग इनको देखें चूतिया बने बैठे। तो 20 मिनट बाद हम खड़े हुए, वॉल्यूम तेज किया, हमने कहा मंत्री जी प्रिंट मीडिया से बात कर लीजिए, 2 मिनट 22 मिनट तो हो गए हैं, बैठ देते। हमने कहा DFO साउथ, DFO नॉर्थ, DD दुधवा, IFD दुधवा तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक बुलाई नहीं, इनको भी निर्देश दीजिए बुलावें। बताओ भाई पम्मी, सही बात है? तब उन्होंने कहा प्रेस नोट रोज जारी करो। तो साइलेंस ऑफ पब्लिक अगर हो गई, अगर जनता की चुप्पी हो गई, अगर पत्रकार की चुप्पी हो गई, सर्व सत्यानाश हो जाएगा। आखिर में यही कहना है। जिनकी वजह से पत्रकारिता आज इस मुकाम पर पहुंची है और जिनके बगैर पत्रकारिता संभव नहीं है, क्योंकि जिले में बैठकर कोई भी व्यक्ति पत्रकारिता
नहीं कर सकता जब तक उसका परिवार जो आप लोग हैं, आप लोग हमारे परिवार में नहीं जुड़े हैं और क्षेत्र से खबरें नहीं आएंगी तो कोई भी लखीमपुर बैठा व्यक्ति, चाहे वो जितना बड़ा ब्यूरो हो, वो पत्रकारिता नहीं कर सकता। इसलिए सबसे मजबूत अगर हाथ हैं तो आप लोग हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से इस संस्था का उद्देश्य है, बड़ी अच्छी बात कही कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना इस संस्था का मेन उद्देश्य है। लेकिन संस्था इस शिक्षा के क्षेत्र के अलावा पत्रकारिता को भी बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, क्योंकि एक इसका मेन उद्देश्य जो दूसरा है, इस समाज को मजबूत करना, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी, और सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जो मेरे समझ से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी हिंदुस्तान के अंदर है, उसमें लोगों में अभिव्यक्ति को प्रेजेंट करने, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की जो क्षमता पत्रकारिता के माध्यम से आती है, उसको डेवलप करना, वो स्किल डेवलप करना सबसे बड़ा काम है। इस संस्था को हम इसकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन हमने ये एक बात और आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस ग्लैमर के साथ में आज पत्रकारिता में लोग शामिल हो रहे हैं, अब अभी हमारे शिक्षक बंधु आपसे मुखातिब थे, उन्होंने बताया कि पत्रकारिता कितना बड़ा कांटों पर चलने का काम है। ये कांटों भरा ताज है। जब हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को जब जब जरूरत होती है, जब जब संकट आता है, तो यही पत्रकारिता, यही एक जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का, तो यही एक सिस्टम है जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से बांध कर रखता है और दुनिया को एक दूसरे के बांध कर जो समस्याएं हैं उनको निस्तारण की बात करता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब हिंदुस्तान के किसी कोने में, किसी गांव में भी अगर कोई बड़ी घटना होती है, अगर किसी का शोषण होता है, तो उस वक्त अगर पत्रकारिता जैसा समाज ना हो, अगर ये सिस्टम ना हो, तो शायद लोगों के साथ इंसाफ ना हो सके। वो लोग जो आज से 100 साल 200 साल पहले जब गांव में दबंग लोग किसी के साथ दबंगई करते थे, उनका शोषण करते थे, तो वो आवाज वहीं दफन होकर रह जाती थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि छोटी से छोटी घटना, चाहे वो तितुनिया कांड हो या कभी आप लखीमपुर की मैं बात कर रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले एक थप्पड़ कांड आपने देखा, घटनाएं होती हैं। घटनाओं को दुनिया के पटल पर ले जाने का अगर कोई काम करता है, विश्व के पटल पर ले जाने का काम करता है, तो वही सोशल मीडिया और यही पत्रकारिता समाज है जो आज इस देश के अंदर आपकी आवाज को इतनी बुलंदी तक ले जाता है। अब आपको बड़ा मजा आ रहा होगा कि हम उस समाज से जुड़े हैं जिस समाज में इतना मजा है कि हम ही सबसे बड़ी तोप हैं। हम ही की, हमारे ही वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे सूचनाओं को जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और सूचनाओं को आदान प्रदान होने के बाद हम सबसे मेन कड़ी हैं। बड़ा मजा आ रहा होगा सुनने के बाद। लेकिन अब आपको समझना भी पड़ेगा कि अगर आप इतनी अहम कड़ी पर हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या क्या है। अभी शिक्षक बंधु ने आपको बताया कि आपको त्याग क्या क्या करना पड़ेगा। सिर्फ हमारी इमेज बन जाए कि हम जब निकले हैं तो हमारे समाज में अगर कुछ गलत होगा तो आवाज उठाएंगे, इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है। अभी आपके सामने ये भी बताया कि एक वक्त था जब इन पत्र जो समाचार पत्र हैं, इनके प्रकाशन के लिए हमको अपने घरों को भी बेचना पड़ता था। लेकिन आज वो वक्त नहीं, सोशल मीडिया हमारे पास है। तो अब हमारे पे जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती है, वो ये जिम्मेदारी है कि हम अपने समाचारों को संकलन करके उनका प्रसारण इस जिम्मेदारी के साथ में करें कि जिस समाज को एक सुर में, एक धागे में बांधने का काम हम करते थे, वो कहीं तोड़ने का काम ना कर दें हम। क्योंकि भ्रामक खबरें जो प्रकाशित होती हैं वो हमारे समाज को टुकड़ों टुकड़ों में कर देती है, सांप्रदायिकता फैलाती है, और उसका अंजाम ये होता है कि हजारों लोग अपनी जान को खो देते हैं। और समाज में जो एक माहौल पैदा होता है वो ना सिर्फ उस समाज को बल्कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में शर्मनाक स्थिति में ले जाकर खड़ा कर देता है। ये जिम्मेदारी हम सिर्फ यहाँ पर बैठे 4 लोगों की नहीं है। हमने बताया अभी आपसे कि हमारे परिवार का, हमारे अंग अगर आप हैं, गांव में बैठे हैं, तो जितनी जिम्मेदारी हमारी है उससे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है कि उस समाचार को संकलित करके हमारे तक पहुंचाने का पहला काम आपका है। तो ऐसे में पत्रकारिता में जुड़ना बहुत बड़ा काम नहीं है। एक गाड़ी पे पत्रकार लिखवा लेना
अधिकारी के पास जाकर, पुलिस के पास जाकर रौब से उनके पास कुर्सी पे बैठना ही बड़ा काम नहीं है। हमको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को निभाना, उसके लिए हमको त्याग करने की भी जरूरत है। हमको खबर मिली कि इस जनपद के तिकोनिया में, इस जनपद के निघासन में, इस जनपद के पलिया में अगर कोई घटना हुई है तो उस घटना की सत्यता के लिए अगर हमारे साथी वहां हमारे साथ नहीं दे रहे पूरी तरीके से, तो हमारी जिम्मेदारी है कि यहां से 90 किलोमीटर पलिया जाकर अपना पैसा, अपनी गाड़ी खर्च करके पहले उस समाचार की सत्यता को जाने, पहले ये परखे कि जो समाचार हम दुनिया के सामने परोसने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारा दायरा सिर्फ जिला नहीं रह गया है। अगर सोशल मीडिया पे हम किसी को डालते हैं, वो ट्रेड करता है, वो पूरी दुनिया के अंदर वो देखा जाता है, तो मैसेज ये जाएगा कि पलिया में जो घटना हुई है उसका कारण क्या है। अब वो कारण अगर आपने गलत मैसेज दे दिया तो पूरी दुनिया में आपके पलिया का मैसेज गलत जाएगा, हिंदुस्तान का मैसेज गलत जाएगा। तो जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप अगर पत्रकारिता के पथ पर कदम रखते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है कि आपका कदम मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ होना चाहिए। देखने में ये आ रहा है आज कि पत्रकार बनाने वाले और पत्रकार बनने वालों का मकसद दूसरा है। आदमी पत्रकार बनने के लिए जाता है तो बताता है कि कितने रुपए पड़ेंगे। मुझको तो बड़ी हंसी होती है, मैं भी पत्रकार हूं, मैं भी जिला संभालता हूं। आज से नहीं, लगभग 15-20 साल से मैं जिले का नेतृत्व करता हूं। उससे पहले जिले के ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया है जो लोग आज भी पत्रकारिता के नाम पर अच्छी नजर से देखे जाते हैं, और जब पत्रकारिता करते थे तब भी अच्छी नजर से देखे जाते हैं। उसमें एक हमारे बीच में नंद कुमार मिश्रा जी हमारे बीच में है, जिनके सानिध्य में रहकर मैंने पत्रकारिता की। साधुराम शुक्ला जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके साथ मैंने काम किया। कोई ऐसा लखीमपुर में बड़ा पत्रकार जो आज हमारे सीनियर है, ऐसा कोई नहीं जिनके साथ में, जिनके सानिध्य में, जिनकी शागिर्दगी में मैंने कुछ सीखा ना हो। चाहे नंद कुमार मिश्रा हो, चाहे अशोक निगम हो, चाहे संजीव पाहवा हो, चाहे साधुराम शुक्ला हो, चाहे यहाँ पे गांधी जी रहा करते थे, गांधी जी के साथ में मैंने काम किया। मेरे गुरु दिनेश गुप्ता जी थे, उनके साथ मैंने काम किया। मेरे साथी नीलू थे, उनके साथ मैंने काम किया। मेरे गुरु मुझको मार्गदर्शित करने वाले राजीव दीक्षित जी आए हैं। तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बताएंगे कि पत्रकारिता आसान नहीं है। आपको कोई शौक नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं पत्रकारिता करिए। आप में अगर त्याग की भावना नहीं है, आप में अगर कुर्बानी की भावना नहीं है, आपको अगर अपने पैसे की चिंता है, अगर आपको सिर्फ रुतबा चाहिए तो पत्रकारिता में नहीं आइए। आप बहुत से ऐसे काम हैं जहां आप चले आइए। अगर आप में त्याग नहीं है तो जरूरत इस बात की है, जो नई पीढ़ी बैठी है हमारे सामने, इसकी जिम्मेदारी है पत्रकारिता का कैमरा, अगर मोबाइल, अगर लोगो आज आई कार्ड लेकर जा रहे हैं तो इसकी गरिमा को बनाने के लिए, इसकी गरिमा को कायम रखने के लिए, इसकी गरिमा कहीं खंडित ना हो, इसकी गरिमा कम ना हो, इसकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको त्याग देना पड़ेगा। मोटरसाइकिल पर प्रेस लिखाकर खाली वहां भीड़ के अंदर जाने का आपको लिए अथॉरिटी नहीं दी जा रही है। कितनी शर्मनाक है बात कि आज एक ऐसी संस्था जो आपके हित में काम कर रही है, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं, जो आपसे कोई फीस नहीं मांग रहा है, जो आपसे अन्य पत्रकारों की तरह जिसे आते हैं कहते हैं कितने रुपए पड़ेंगे पत्रकार बना दीजिए, वो कोई यहाँ पर चक्कर नहीं है। लोग आते हैं, एक पोर्टल बनाते हैं। आपको सभी को मालूम होगा जो YouTube चलाता है, जो जिसकी गूगल पे एक आईडी होती है, उसका YouTube पर भी एक आईडी एक जनरेट हो जाती है। उसका आप नाम दे दीजिए, किसी प्रेस का नाम दे दीजिए, तो क्या आपको अथॉरिटी हो जाएगी कि आप आई कार्ड बांटकर लोगों को 1500-1500, 2-2000 रुपए लीजिए? कोई अधिकार नहीं आपको है। लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं। जब आप ऐसा करने के लिए उनके पास जाके आई कार्ड और लोगो मांग रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनका मकसद क्या है। वो मकसद सिर्फ धनुगाही और लोगों के बीच में गलत मैसेज देने के अलावा कुछ नहीं है। तो आप पत्रकारिता करिए, जरूरी नहीं कि आपको बहुत ग्लैमर में रहना है। आप अब ईमानदारी के साथ में अपनी सूचनाओं को शासन प्रशासन तक दीजिए, और आपके जिले में जो बैठे लोग हैं उन तक दीजिए। लेकिन ईमानदारी आपकी पहली जो पाठशाला है, पहला जो कदम है, वो ईमानदारी के साथ चलना है। आपने बताया कि आपके ही संस्था के लगभग 40 लोग जो आई कार्ड लेकर रौला पेल रहे होंगे पूरे जिले के अंदर।
पूरा भौकाल टाइट कर रहे होंगे। आज संस्था के आह्वान पर आपके बीच में नहीं आए तो आप मकसद समझिए उनका क्या है। आपकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को आप नोटिस देके बाकायदा संस्था से निकालिए, और काम करने वाले 40 नहीं, अगर आपके पास 10 आदमी भी होंगे तो संस्था का भी उद्देश्य आपका आगे बढ़ेगा, और जो पत्रकारिता का मेन उद्देश्य है उसको भी आप आगे बढ़ा पाएंगे। पत्रकारिता में हमने लगभग 28-30 साल आप जैसे बुजुर्गों के सानिध्य में रहकर काम किया हमने तो अभी भैया बता रहे थे कुछ नहीं बना पाते हैं। आप ईमानदारी से करिए काम। पत्रकारिता में भी पैसे आने का, अर्निंग का है सिस्टम, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप लेखनी के लिए जाएंगे तो लेखनी के लिए आप अच्छा लिखेंगे, आप एक स्वतंत्र लेखक की हैसियत से लिखेंगे तब भी आपकी अगर राइटिंग बढ़िया होगी, आप लिखने पे ध्यान तो दीजिए आप। और जब स्वतंत्र पत्रकार की हैसियत से लिखेंगे तो आपके आर्टिकल छपेंगे तो उसमें भी आपको पैसा मिलेगा। संस्था से आप जुड़ते हैं, ईमानदारी के तहत आप किसी से विज्ञापन भी ले सकते हैं। हमने तो अमर उजाला में जब ज्वाइन किया था, अमर उजाला का जब कार्यालय बना था, आपको बता रहे हैं कि हमने पत्रकारिता की शुरुआत फोटोग्राफी पहले तो लिखने से शुरू की थी, खीरी टाउन से लिखते थे। जब लखीमपुर आए थे तो हमने फोटोग्राफी शुरू की थी। फोटोग्राफी करते थे, लिखते थे, लिखने का पैसा मिलता था तो 250-300 रुपये मिलता था, फोटो का 50 रुपये मिलता था। फिर हम ही ने एक तो आपको पैसा भी मिलेगा लेकिन ईमानदारी जरूरत है। ईमानदारी और मेहनत दो चीजें अगर आपके बीच में है तो पैसे की कमी, लेकिन ईमानदारी का वो 100 रुपया आज बेईमानी से अगर आप 1 लाख रुपया कमाएंगे तो ना उसमें बरकत होगी, यानी उसका ना तो आप सदुपयोग कर पाएंगे, जैसा कमाएंगे वैसे चला जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आज जो सीढ़ी है, जो सबसे पहला कदम है, आप संकल्प लीजिए अपने आप में, हम ईमानदारी के साथ पत्रकारिता का निर्वाह करेंगे। और जब आप ईमानदारी के साथ करेंगे तो जिस अधिकारी के पास ईमानदारी के साथ बैठकर कहेंगे कि 26 जनवरी 15 अगस्त से हमको थोड़ा विज्ञापन दे दिए, तो वो जानेगा कि ये ईमानदार पत्रकार है। अगर इसकी कलम उठती है तो ईमानदारी से उठती है तो वो आपका सम्मान देते हुए आपको विज्ञापन भी देगा, आपकी रोजी रोटी भी चलेगी। क्योंकि मेरी जिंदगी का मेरा अपना अनुभव है, 30 साल में मैंने कोई काम नहीं किया सिवाय पत्रकारिता के, और अल्लाह का करम है कि संस्था से जुड़ेंगे जब तो ईमानदारी से जुड़ेंगे, पत्रकारिता से जुड़ेंगे, ईमानदारी से जुड़ेंगे तो आपका परिवार भी सम्मान के साथ इस समाज के अंदर जी सकेगा और आप भी पत्रकारिता में एक सर उठाकर जिंदगी बसर कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। से कार्य कर रहा है, और अभी जैसे भैया ने कहा कि नाराजगी, 80 लोग जुड़े हुए हैं इस पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुआयामी समाचार से, जिसमें कि आधी संख्या नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी कमी है। कोई भी संगठन खड़ा करने के लिए हमें उसके साथ चलना होगा, हमें उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना होगा, तभी वो संगठन आगे बढ़ पाएगा। वैसे ही हमारा ये समाचार है, हमारे खुद के ही ब्यूरो जब हमारे मीटिंग में नहीं आएंगे तो कैसे ये मीटिंग हम सफल कर पाएंगे, कैसे हम अपनी बात आपके पास रख पाएंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे सब 2 बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं, उनको मुझे सुनना है। और समीक्षा, चूंकि पदाधिकारी समीक्षा सम्मान समारोह है तो इसमें कुछ हमको भी सीखने को मिलेगा, तो हम चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई लोग हमारा मार्गदर्शन करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने बताया कि पत्रकारिता का इतिहास क्या रहा। आपने यह भी बताया कि आज बहुत लंबे लेख लिख जाते हैं, इफेक्ट नहीं पड़ता, मात्र 4 लाइन लिख देने से ही सरकार, शासन, प्रशासन, व्यवस्था हिल जाती। आपने मुझे यह भी बताया कि बहुत कम संख्या में प्रकाशन होता था, आज भरमार हो गई। आपने मेरा ध्यान इस और भी आकर्षित कराया कि गिने चुने पत्रकार होते थे और अपना तन मन धन भी न्यौछावर करके बात मनवा लेते थे या समाज हित में बात रख जाते थे, और आज हजारों की संख्या जिला में पत्रकारिता की होने के बावजूद भी ना हमारी कोई समाज में हैसियत है, ना कोई वैल्यू है। और अगर हम सरकार के खिलाफ आते हैं तो सरेआम हमारा इनकाउंटर हो जाता है और बदले में हमको किसी प्रकार की कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं मुहैया हो पाती है। शायद हम लोग कर पाएं या ना कर पाएं, भविष्य देख के नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी सर हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि हम लोग निश्चित तौर पर ईमानदारी पूर्वक पत्रकारिता करने की कोशिश करेंगे।